हाँ जी। हेलो। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूँ आपका श्री अग्रसेन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली की संरचना के कुछ मॉडल आपको बताए थे, जो कि अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। इन मॉडलों के द्वारा कोशिका झिल्ली की जो संरचना है उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कालांतरण में जो कोशिका झिल्ली से संबंधित सवाल थे उनका अगर जो मॉडल सवाल का जवाब नहीं दे सका वे अमान्य सिद्ध हुए और एक नए से नए मॉडल कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए दिए गए। तो जो सिद्धांत दिए गए वो हमने कल चर्चा किए, जिसमें कि थोड़ा सा रिवाइज करें तो सबसे पहले ओवर्टन के द्वारा दिया गया लाइपोडल मॉडल था। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एक सिद्धांत दिया गया था ओवर्टन के द्वारा दिया गया, जिसको लाइपोडल मॉडल कहा था, जिसमें कहा था कि जो लिपिड है जो कोशिका झिल्ली है वह कोशिका झिल्ली इस प्रकार से लिपिड की एक गहरी परत के रूप में पाई जाती है। एक बहुत ही सामान्य सा एक मॉडल था जो कि ओवर्टन के द्वारा दिया गया, जिसको कि अपन लाइपोडल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला सिद्धांत जो आया वो आया था गॉल्टल एवं ग्रेंडल। ठीक है, तो अगला सिद्धांत जो था वो कौन सा था? गॉल्टल एवं ग्रेंडल। ठीक है, तो गॉल्टल एवं ग्रेंडल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह था द्विआण्विक मॉडल। कौन सा सिद्धांत था बच्चों? द्विआण्विक मॉडल। ठीक है, इस द्विआण्विक मॉडल के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि यह बताया गया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है वह कोशिका झिल्ली लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक दोहरी परत के रूप में पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया गया, जिससे कि द्विआण्विक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत जो आया था वो एक बहुत ही काफी हद तक कोशिका झिल्ली के गुणों को व्यक्त करते हुए था, जिसको कि हमने कल पढ़ा था सैंडविच मॉडल के नाम से। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल आप लोगों को पता है कि डैवसन एवं डैनियल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा बच्चों? डैवसन एवं डैनियल। और डैवसन एवं डैनियल के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसके अंतर्गत बताया कि भाई जो कोशिका झिल्ली है वह 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके बीच में तो लिपिड लेयर होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और बाहर की ओर जो है वह क्या पाई जाती है? प्रोटीन की परत पाई जाती है, जिसे हम त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये था सैंडविच का मॉडल। और सैंडविच के बाद आया था बच्चों किसका? इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन ने यह बताया था कि कोशिका की झिल्ली एवं कोशिकांगों की जो झिल्ली होती है या कोशिकांगों का जो आवरण होता है, उन सभी की जो संरचना है, संरचनात्मक तौर से ये जो झिल्ली है या जो आवरण है वह क्या होता है? समान होता है। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से हमेशा। ठीक है, जो है आपका क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको कि हम हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो तरल मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली को समझाने में अभी तक पूर्णतः सक्षम सिद्धांत है, मॉडल है,
जो कि सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा 1972 के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट मीन्स तरल मोज़ेक मॉडल जो है वह सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया, जो कि कोशिका झिल्ली को समझाने में पूर्णतः सक्षम है, सर्वमान्य एक मॉडल है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया, जो कि मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए ये जो सिद्धांत, ये जो मॉडल है, इस मॉडल को यह डायग्राम शो करता है कि हमारी कोशिका झिल्ली किस प्रकार से पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, अगर हमको डैवसन एवं डैनियल का सैंडविच मॉडल याद है तो ये भी याद हो जाएगा। इसमें थोड़े बहुत ही उन्होंने सिंगर एवं निकोलसन ने परिवर्तन किए और वह कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने में क्या हुआ, सक्षम हुआ। तो देखिए बच्चों, उस डैवसन एवं डैनियल के मॉडल के अनुसार ही इस मॉडल के अंतर्गत भी जो कोशिका झिल्ली है वह कोशिका झिल्ली लिपिड के एक दोहरी स्तर के रूप में बताई गई है। तो जहां ये मैंने आपको ब्लैक कलर से यहाँ ये जो व्यक्त किए हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, जो मैंने यहां पर लिख दिया है लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर है और इस लिपिड बाइलेयर का मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया था पहले कि एक इसका हेड पार्ट होता है और एक इसका टेल पार्ट होता है। इट मींस एक इसका जो है शीर्ष भाग होता है और एक इसका पुच्छ भाग होता है। पुच्छ भाग दोनों एक दूसरे के समीप होते हैं और ये दोनों परिधीय भाग की ओर होते हैं। मतलब सिर जो है किसका, लिपिड मॉलिक्यूल का, वो किधर की ओर होता है, बाहर की ओर होते हैं दोनों। ठीक है, और जो मध्य वाला भाग जो है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, जबकि जो हेड वाला भाग जो होता है वह कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब हिंदी में कहें तो जल स्नेही। ठीक है, तो जल स्नेही होता है और ये क्या होता है, जल विरागी होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसके पीछे भी कारण है कि भाई यहां पर इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार से ही क्यों व्यक्त किया गया। उसके कारण यह है कि बच्चों देखिए कोशिका झिल्ली जो है वह पानी के लिए क्या होती है, सामान्य परिस्थितियों में क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। तो जल के लिए अपारगम्य होने के पीछे कारण जो है वह यही बताया गया है कि इसका जो टेल पार्ट है, मध्य का जो भाग है वह कैसा होता है, जल विरागी होता है। इसलिए जो पानी है, जल है, वह कोशिका के अंदर सामान्य तौर से विसरण के दौरान अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है जीवित अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो पहला जो हमारा बिंदु है वह लिपिड का है। लिपिड जो है वो हमारी किसके रूप में, बाइलेयर के रूप में पाई जाती है। और यहां ये जो लिपिड है बच्चों फॉस्फोलिपिड के रूप में होती है। तो हमारा पहला संरचनात्मक घटक जो है कोशिका झिल्ली का वह क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, जो कि बाइलेयर के रूप में पाई जाती है। और किस प्रकार से पाई जाती है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, दूसरा जो इसका संरचनात्मक घटक होता है कोशिका झिल्ली का वह होता है कौन सा, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस प्रकार से पाई जाती है, तो देखिए बच्चों यहां इस कोशिका झिल्ली के इस मॉडल के अंतर्गत बताया गया कि जो प्रोटीन है यह प्रोटीन दो प्रकार से पाई जाती है। किस प्रकार से पाई जाती है, दो प्रकार से। कौन कौन से, एक है इंटीग्रल प्रोटीन और एक है पेरिफेरल प्रोटीन। इट मींस एक है, हिंदी में कहेंगे इसको क्या, अंतः स्तरीय प्रोटीन, और दूसरी कौन सी है, परिधीय प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए बच्चों बात करते हैं यहां पर कि अंतः स्तरीय प्रोटीन से मतलब क्या है। अंतः स्तरीय प्रोटीन से मतलब है कि जो हमारे इस स्तर अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर धसी रहती है। तो देखिए बच्चों यहां ये लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये मैंने ब्लू कलर से जो यहां पर आपको पूरा दिख रहा है इस डायग्राम में, वो सब क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो इस पूरी परत के अंतर्गत धसी हुई है अंदर तक, इट मींस अंतः स्तरीय, स्तर के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी हो गई, अंतः स्तरीय प्रोटीन। इंग्लिश में कहते हैं इसको अपन क्या,
इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो इस स्तर के अंदर धसी हुई प्रोटीन जो है वह कौन सी कहलाती है? आपकी इंटीग्रल प्रोटीन कहलाती है। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करती है? इस कोश का झिल्ली के अंतर्गत छिद्रों का निर्माण भी करती है और उन छिद्रों को हम कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं बच्चों? चैनल। तो इन चैनल्स का निर्माण जो है बच्चों वो एक टनल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? टनल। टनल का मतलब क्या जानते हो? टनल का मतलब होता है गुफानुमा संरचना। ठीक है, एक गुफानुमा संरचना। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये इंटीग्रल प्रोटीन ही है और इस इंटीग्रल प्रोटीन ने यहां पर ये एक टनल रूमा संरचना बना रखी है। देखिए बच्चों, ये देखिए। ठीक है, तो इस इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा यहां एक टनल रूमा संरचना बना रखी है। इसी कारण से हम इसको क्या टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो टनल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन का एक प्रकार है। क्या? टनल प्रोटीन, जो कि चैनल्स का निर्माण करती है। इट मींस पोर, छिद्रों का निर्माण करती है, जिससे कि आवश्यक पोषक पदार्थ अंदर आ सकते हैं और उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका के कोशिका द्रव्य से बाहर की ओर निकाला जा सकता है। इट मींस आवागमन का काम करती है कौन? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कौन? ये इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या कर रही है? एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। आई क्या बात समझ में? तो प्रोटीन हमारी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत दो प्रकार की हो गई, अंतःस्तरीय प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन। अब देखिए, यहां जो अंतःस्तरीय प्रोटीन है बच्चों, जिसको अपन यहां पर इंटीग्रल प्रोटीन कह रहे हैं, यह प्रोटीन का लगभग 70% भाग बनाती है या 70% भाग के रूप में पाई जाती है। जबकि जो परिधि पर पाई जाने वाली, मतलब बाहर की ओर पाई जाने वाली, तो ये आप देख रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन, तो परिधि पर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वह लगभग केवल 30% भाग का निर्माण करती है, जो कि बाहर की ओर पाई जाती है। कहां? कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर अंतःस्तरीय प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन की स्थिति क्लियर हो गई। कितनी प्रतिशतता के रूप में पाई जाती है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात एक और है कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वह हमारी इस लेयर के अंदर दृढ़ता से बंधी हुई होती है। देखिए, बीच में फंसी हुई है इस पूरी लेयर में, तो ये क्या होती है? ये दृढ़ता से इस फास्फोलिपिड की जो लेयर होती है उसके साथ बंधी हुई होती है। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन के साथ इसका जो जुड़ाव है वह इतना दृढ़ नहीं होता है जितना कि किसका होता है? इंटीग्रल प्रोटीन का होता है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने इस बाइलिपिड लेयर में क्या बीच बीच में ये रेड कलर के जो बना रखे हैं, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है बच्चों। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। और इस कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? इस कोलेस्ट्रॉल का काम है कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली किस रूप में बताई गई है? तरल रूप में बताई गई है। किस रूप में बताई गई है? तरल रूप में। तो पूर्ण रूप से तरल भी नहीं हो सकती। इट मींस अगर पूर्ण रूप से तरल होगी तो उस संरचना का स्थायित्व नहीं होगा, स्थिर रूप में वो या एक निश्चित संरचना में नहीं पाई जाएगी। लेकिन हमारी कोशिका झिल्ली क्या है? एक निश्चित संरचना में पाई जाती है। तो उसको एक निश्चित संरचना में बनाए रखने के पीछे बताया गया कि इस जो बाइलिपिड लेयर है, ठीक है, इस बाइलिपिड लेयर के बीच बीच में ये प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल जैसे जो ये पदार्थ हैं, ये उसको क्या करते हैं? स्थायित्व प्रदान करने में सहयोग करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में इसमें पाया जाता है, जो कि इस कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करने में सहयोग करता है। ठीक है, तो ये दूसरा घटक हो गया प्रोटीन का। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे इस संरचना के अंतर्गत कुछ और संरचनाएं, जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये जो संरचना है ग्लाइकोलिपिड, तो इस बाइलिपिड लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे श्रृंखलाबद्ध रूप में बाहरी सतह पर, कहां? बाहरी सतह पर जुड़ी होती है क्या? ग्लाइकोलिपिड।
तो ग्लाइको इट मींस कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड क्या बनाती है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड यहां आप देख रहे हैं ये जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से यहां जो प्रोटीन है इनसे ग्लाइकोप्रोटीन भी श्रृंखलाबद्ध रूप में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मॉर्फिक मॉडल, यहाँ इसको पूर्ण रूप से ये संरचना को समझाने में क्या होता है सक्षम है, और इसके द्वारा सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा ये समझाया गया। ठीक है, और ये देखिए बच्चों, ये सतह जो है ये एक्सोप्लाज्म सरफेस कहलाती है, और ये जो हमारी सरफेस है क्या, साइटोप्लाज्म। इट मींस ये कोशिका के अंदर की ओर होता है, और ये क्या होता है, बाहर की ओर होता है, कोशिका से बाहर की ओर, जिसे हम यहाँ पर ई फेस और सी फेस के नाम से जानते हैं। तो साइटोप्लाज्म की ओर की जो सरफेस है, जैसे कि ये क्या है, माना कि ये कोशिका है, तो ये कोशिका के अंतर्गत ये क्या है, झिल्ली है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये सतह तो कौन सी हो गई, सी फेस हो गई। कौन सी हो गई, सी फेस हो गई। और ये कौन सी हो गई इसकी, ये हो गई आपकी ई फेस। मतलब बाहर की ओर की सरफेस जो है वो किस रूप में जानी जाती है, ई फेस में, और अंदर की ओर की जो सरफेस है वो किस रूप में जानी जाती है, सी फेस के रूप में जानी जाती है। ई फेस को हम एक्सोप्लाज्म के नाम से, और सी फेस को हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका फ्लूइड मॉर्फिक मॉडल यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ जी, तो कोशिका झिल्ली की संरचना के इन मॉडलों को समझने के बाद आगे हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। ठीक है बच्चों, कि कोशिका झिल्ली कौन कौन से कार्य करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों कोशिका झिल्ली जो है, देखिए कोशिका झिल्ली जो है वह जंतु कोशिकाओं में सबसे एक बाहरी स्तर के रूप में पाई जाती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार एवं आकृति, एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो कोशिका को एक निश्चित आकार देने में किसका सहयोग है, कोशिका झिल्ली का। या कोशिका झिल्ली का काम क्या है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद अगला कार्य के बारे में बात करें कि देखिए बच्चों, ये कोशिका झिल्ली है, और इस कोशिका झिल्ली के अंदर ये हमारा साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है। ठीक है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां अपन ये कह सकते हैं कि इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है, उस कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उनको क्या कर रहा है, एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कर रही है। ठीक है, तो अपना अगला कार्य लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली अर्थात शॉर्ट में अपन लिख देंगे यहां पर इसको क्या, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है।
क्लियर? ये इसका क्या हो गया, दूसरा काम हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद जैसा कि हमने कोशिका झिल्ली के गुणों में पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम झिल्ली होती है या एक चयनात्मक झिल्ली कहलाती है। ठीक है, तो इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के लिए परिवहन का कार्य करती है। इट मीन्स परिवहन तंत्र के रूप में ये पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, यहां पर यह परिवहन जो है वह दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन से? एक तो आप जानते होंगे सक्रिय परिवहन, और दूसरा होता है क्या, निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या होता है? सक्रिय परिवहन से अभिप्राय होता है कि ऐसा परिवहन जिसमें क्या हो, ऊर्जा का उपयोग हो। जिसमें क्या हो बच्चों, ऊर्जा का उपयोग हो, उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन कहते हैं। और निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं? जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता हो, उसे अपन कहते हैं क्या, निष्क्रिय परिवहन। इट मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बच्चों, परिवहन से अभिप्राय आप लोग यहां समझ रहे होंगे कि जो ये हमारी कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ हैं, इस कोशिका के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ हैं वे कहां से आएंगे, इस कोशिका झिल्ली के बाहर से आएंगे। और जो उत्सर्जित पदार्थ होंगे उनको इस कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। तो आदान और प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे बच्चों। तो यहां पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बिना ऊर्जा की खपत के क्या लिए और दिए जा सकते हैं। तो उस प्रकार के परिवहन को हम कहेंगे क्या, निष्क्रिय परिवहन। और जिन पदार्थों के लिए इस कोशिका को ऊर्जा की खपत करनी हो, उस परिवहन को हम कहते हैं क्या, सक्रिय परिवहन। तो यहां पर जो ये ऊर्जा की खपत होती है वह किसके रूप में होती है बच्चों, एटीपी के रूप में होती है। अर्थात इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि जिस परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं, और जिस परिवहन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है उसे अपन निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो सामान्य पदार्थों की बात, परिवहन क्रिया। इसके अलावा पदार्थों का जो परिवहन है वो दो क्रियाओं के द्वारा और देखा जाता है, जो कि एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के नाम से जाने जाते हैं। एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से क्या अभिप्राय है? एंडोसाइटोसिस से अभिप्राय है कि अगर पदार्थों का जो परिवहन है या पदार्थों को माना कि जैसे कि देखिए बच्चों, ये कोशिका झिल्ली है और यहां कोशिका झिल्ली के बाहरी सतह पर कोई इस प्रकार से ये क्या है, फूड पार्टिकल है। क्या है बच्चों, कोई एक ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो इस फूड पार्टिकल को अगर अंदर लेना होता है तो बच्चों ये जो कोशिका झिल्ली है ये क्या करती है, पुटिका का निर्माण करती है, और इस पुटिका के निर्माण के द्वारा यहां पर इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया जाता है और
इस प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन से बच्चों, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उन एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अंदर ग्रहण करने की यह क्या होती है, तकनीक होती है, प्रक्रिया होती है। दूसरा है पिनोसाइटोसिस। तो देखिए बच्चों, फूड पार्टिकल्स जो है वो एक तरह से क्या होते हैं, लगभग ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन अगर इसी कोशिका को अगर कोई द्रव पदार्थ इसकी बाहरी सतह से क्या करना हो, अंदर लेना हो, तो यहां पर उस द्रव पदार्थ को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी, आपको पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। तो इट मींस ये कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया है, कौन कौन सी, एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण किया जाता है और पिनोसाइटोसिस के द्वारा पिनोसाइटोसिस के द्वारा द्रव पदार्थों को कोशिका के अंदर ग्रहण किया जाता है। और ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं वे एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा या पैरामीशियम। तो अमीबा व पैरामीशियम के अंतर्गत ये इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये हुआ क्या, कोशिका झिल्ली का परिवहन का कार्य। इसके बाद एक और कार्य यहां पर डिस्कस करते हैं, संचरण का कार्य। क्या कार्य होता है बच्चों कोशिका झिल्ली का? संचरण का। सूचना संप्रेषण या संचरण। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंतर्गत तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं बच्चों? ये तंत्रिका कोशिकाएं सूचना का संप्रेषण करने का काम करती हैं। इट मीन्स इनके द्वारा हमारे शरीर के अंतर्गत सूचना का क्या होता है, संचरण होता है। इट मीन्स कोशिका के द्वारा सूचना का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। क्लियर? इसके अलावा इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन संवहन का काम भी होता है। कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन संप्रेषण का भी कार्य करती है। जैसे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कई बार बाहर से भी ग्रहण किए जाते हैं, तो वहां पर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से लगभग मैंने जो मुख्य कोशिका झिल्ली के कार्य हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं और यह कोशिका झिल्ली का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, एक नए टॉपिक के अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।